अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। भारत से एक बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट सामने आई है जिसके ऊपर तज्जिया तबसरा करते हैं। भारत में हिंदू नेशनलिस्ट जमात है आरएसएस, इसके जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले का बयान सामने आया है जो कहते हैं कोट अनकोट कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए और बात के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी हैरानकुन क्यों? हैरानकुन इसलिए क्योंकि आरएसएस ना सिर्फ एक हिंदू नेशनलिस्ट जमात है भारत के अंदर, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर, हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडे के ऊपर इसको ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी इंतहा पसंद ख्यालात और एजेंडाज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि जो भारत के करंट वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो एक ज़माने में आरएसएस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ और उनकी जो सोच और नज़रियात हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। और एक कहा जाता है कि भारत में जितने भी मोदी के इंतहा पसंद नज़रियात हैं वो इसी जमात से बोरोड हैं। और इस वक्त जो हम जमहूरियत की पस्ती भारत के अंदर और एक दुनिया के अंदर इंतहा पसंद रवैया भारत से मुतल्लिक देख रहे हैं, वो भी ये आरएसएस के नज़रियात ही हैं जो कि मोदी के वेसल के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं। लेकिन अब आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का इस वक्त में ख़ासकर ये बयान देना क्या मानी रखता है, क्या अहमियत है, क्यों दिया गया है, सब कुछ जानते हैं अपने तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय। यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुज़ाकरात से बेहतर हो सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस बयान की क्या अहमियत है। हमें ज्वाइन करें सारी कॉन्वर्सेशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट जो कि जनरल सेक्रेटरी की जानिब से, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से सामने आई है, आपका क्या टेक अवे है इस वक्त? ये स्टेटमेंट देने का क्या मकसद हो सकता है कि क्या अहमियत है, इसको कैसे लिया जाए? बहुत शुक्रिया अलीना, मैं आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट। मुझे नहीं लगता कि सेक्रेटरी जनरल आरएसएस अगर ये बात कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया की जो एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और अब तो आप कह सकते हैं काइनेटिक पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान है। ऑल्दो आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आरएसएस का जो नजरिया है वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। बट एक तो ये ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट हाई फिगर नहीं है, तो मुझे उनके और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी काफी सारी वो बातें कर रहे हैं, आपको वजूहात भी दे रहे हैं, फिर कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान से दोबारा हमला होता है तो जवाब भी उसी इंटेंसिटी से देना चाहिए, लेकिन दरवाजा खुला रखना चाहिए। तो दरवाजा तो खुला है, एक डिप्लोमेटिक हमारे टाइज तो है, ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल भी खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लो लेवल टाइज है हमारे वही कंटिन्यू करेंगे फॉर द नियर फ्यूचर एटलीस्ट। उन्होंने जो बातें की हैं अपने इस क्लिप में जो मैंने देखा है वो बातें गलत नहीं है। ये बात ठीक है कि वाजपेयी लाहौर आए, उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से उस वक्त और हालात को बेहतर करने की कोशिश की। फिर जब नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो एक सरप्राइज विजिट था मोदी साहब का, उनकी बेटी की शादी पर आए, उनको अपनी ओट टेकिंग सेरेमनी पर बुलाया। तो मेरे ख्याल से इंडिया की ये बात गलत नहीं कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं उस दौरान जब इंडिया में हमले हो रहे थे जिनके इल्जामात पाकिस्तान पे लगते थे, तो उस दौरान उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं। लेकिन आई गेस जो उड़ी अटैक था 2016-17 में, उसके बाद चीजें बहुत बदल गई हैं और उनका जो नया ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब जो है किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, और अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो वही वाली बात है कि घर में घुस के मारेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे। यानी कि उन्होंने एक पॉलिसी अपनी अब तरतीब दे दी है जिसमें मुझे फिलहाल कुछ चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और स्पेशली अब तो हम जब देख रहे हैं कि इंटरनली भी जो एक लग रहा था कि मोदी के लिए इशू बन सकता है इलेक्शन जो हुए 2024 के, लेकिन अब वो भी लगता है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनमें उनको कामयाबी मिल रही है उन स्टेट्स में भी जहां पे पहले वो नहीं जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनल प्रेशर है। इनफैक्ट अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन था जिसमें उन्होंने जो है वो दोबारा हिंदू मुसलमान कार्ड प्ले किया, मुसलमानों के खिलाफ कार्ड प्ले किया कि वो हिमायती आफ्ता है, और यू नो दैट मेड आल्सो सम डिफरेंस इन द इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई अभी तब्दीली नहीं आने वाली है। उड़ी के बाद से अगर आप देखें पठान जो वाकया हुआ पहलगाम का या इससे पहले पुलवामा का, दोनों में पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान इस पर तैयार है कि कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा ले, लेकिन इंडिया वो नहीं माना। और इंडिया ने अपनी वही अप्रोच जो कि अजित डोवाल साहब की बहुत पुरानी एक क्लिप थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव टू बी एग्रेसिव अगर हमें अपना दिफा भी करना है, और उसमें प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भी है, डायरेक्ट एक्शन भी है, और उसी पॉलिसी पे फिलहाल वो चल रहे हैं।
तो ये रीजन है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से अगर उन्होंने कहा भी है कि कोई बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, मेरे ख्याल से वो यही दरवाजा है जो खुला है कि डिप्लोमेटिक लो लेवल टाइज है, और फॉर द नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि वो इसी तरह ही रहेंगे। सलीम साफी साहब, आपकी क्या रीडिंग है? क्या आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कोई सोच की तब्दीली या फिर इस तरफ लोगों का या आवाम का रुझान बदलने की एक एफर्ट नज़र आती है या कुछ और? नहीं, सोच की तो कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है, ना तो आरएसएस के, बल्कि अब तो पूरी बीजेपी जो है वो आरएसएस बन गई है और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हत्ता कि क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ इक़दाम जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मज़हब को हिंदुस्तान का सरकारी मज़हब करार दिला दिया जाए। और जो मोदी की ये नफ़रत वाली पॉलिसी है या हिंदुत्व की पॉलिसी है, वो उनके लिए कामयाब भी साबित हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंट इलेक्शन में भी मगरबी बंगाल जैसा सूबा भी, जैसी रियासत भी उनकी झोली में आ गया है। तो एक तो ये है कि वहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। फिर मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसके लिए किसी ओहदेदार के सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके लिए कि क्या माहौल साजगार है या नहीं है। तो वो माहौल भी साजगार नहीं है। मेरे ख़्याल में जो अच्छे मौक़े माजी में ज़ाया किए गए थे, वो मौका था कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम से उन्होंने बातचीत की थी। एक गोल्डन मौका वही था जो हमने ज़ाया किया। और उसके बाद तो फिर गुज़िश्ता साल की जंग के बाद तो तल्खियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं और हिंदुस्तान ने रवायती जंग के अलावा जो दूसरे तरीके हैं, प्रॉक्सी वार के ज़रिए पाकिस्तान से लड़ने की पॉलिसी भी अब अडॉप्ट कर ली है। और वो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान से लड़ रही है। आज अगर आप वज़ीर दिफा का बयान देख लें तो मेरे ख़्याल में इस तलख़ी के माहौल में और फिर हिंदुस्तान के अंदर एक गुरूर जैसा रवैया है, जन्म ले चुका है काफ़ी अरसे से, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो फिर इस दौरान उन्होंने एक और काम जो किया है, जो मुज़ाकरात की राह में या सुलह की राह में और रुकावट बन गया है, वो हिंदुस्तान के स्टेटस की तब्दीली का है। और फिर दूसरा कदम जो उन्होंने उठाने का अंदिया दिया है कि वो सिंतास मुआहदे को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो मुज़ाकरात के लिए होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनती हैं और जिसकी वजह से तल्खियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। रीमा, आई नो पिक्चर और हालात बड़े ब्लीक हैं, बड़े इस वक्त डार्क हैं, जिस तरह हमारे बाकी तज्ज़ियाकारों ने, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद ने किया। लेकिन दरमियान में हमने ये भी देखा है कि लोग सवाल उठाते हैं, लोग कुछ सेन वॉइसेस अब खुलकर इस बात का भी इजहार करने शुरू हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा नफ़रत किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान ना सिर्फ बल्कि लोगों के जहनों के लिए बेहतर नहीं है। क्या इसमें ज़रा सी भी कोई उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए, या आप भी यही समझती हैं बाकी तज्ज़ियाकारों की तरह कि नहीं, अभी हालात बेहतर होना बड़ी दूर की बात? जी शुक्रिया अलीना, बहुत खुशाइन स्टेटमेंट है और मैं तो इसको वेलकम ही करूँगी। कोई भी सेन शख्स चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, मेरा तो ख्याल है उसको यही बात करनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि अगर कोई फ़ौजी हमला भारत पाकिस्तान पे करता है, हम भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान को अपना दिफा करना चाहिए, भरपूर अंदाज में करना चाहिए। और उनका ये कहना
उनकी गिवन इंडिया की जो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के हवाले से, मतलब इट सेंस बनाता है उनके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने जो और बात की, जो ख़ास तौर पे उन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की, मेरा ख्याल है वो बहुत अहमियत रखती है। ये दुरुस्त है कि इमीडिएटली ऐसे बयानात पॉलिसी की तब्दीली जो है वो नहीं उनकी वजह से आती, लेकिन ये एक बहुत अहम बात है कि वहाँ पे एक इतना इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजिकल ओहदा रखने वाले शख्स अगर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है भारत में भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हद तक एक एपेटाइट है कि इसमें बेहतरी लाई जाए। उन्होंने ये भी बात की कि चाहे आपकी फ़ौज या पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है उनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक्टिवली परसू करेंगे ये, लेकिन पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी है उनसे ज़रूर ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो इस तरह की बात करें, अमन की बात करें और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसमें बेहतरी लाने की बात करें। तो मैं ये भी चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी ऐसी बात हो और हम भी ये जो दरवाज़ा है हमारी तरफ से भी बंद ना हो। अब ये इमीडिएटली ट्रांसलेट ना टॉक्स में करेगा, ना ही ये पॉलिसी की तब्दीली में करेगा, लेकिन ये एक जो फाउंडेशन है ये ज़रूर बना सकता है कि कल को अगर पॉलिसी में तब्दीली आए, अगर खित्ते में जो ओवरऑल एक अलायंसेस बन रही हैं उनमें तब्दीली आए, तो एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फाउंडेशन मौजूद हो जिस पे आप बिल्ड कर सकें। इसको ख़त्म करना या इसको बिल्कुल टैबू बनाना, जो कई भारत में आवाज़ें ऐसी भी थी जो ये बात करना ही वहाँ पे एक तरह से ट्रीजन समझा जाता था, तो अगर एक अहम शख्सियत ने ये बात की है, मेरा ख्याल है वहाँ पे भी शायद कुछ दरवाजे खुलें कि और लोग भी इस तरह के ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकें। इसको मैं तो इस तरह देखती हूँ। दूसरी बात अलीना, मेरा ख्याल है कि आरएसएस जो है उसका पाकिस्तान पे नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है। भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे मुसलमान हैं, आरएसएस का फोकस वो है। आरएसएस एक पर्टिकुलर तरह की रियासत चाहता है कि जो भारत बने, लेकिन इट डज़ नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू पाकिस्तान हेट। माजी में भी बल्कि आरएसएस पे बहुत लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत है उन्हें, और पहले भी हमने बहुत बार देखा है क्रिटिकल मोमेंट्स पे आरएसएस के बयानात आते हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग करना चाहिए। तो एक डिस्टिंक्शन है, कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम उनकी तरफ से भी नफरत अंगेजी देखते हैं, लेकिन आरएसएस को एक्चुअली क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान के ये हामी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये मुख्तलिफ बात है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो उनको किस तरह देखते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम भारत में इलेक्शंस की बात करें, मेरा ख्याल है बहुत सी वजूहात हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, सलीम साफ़ी साहब ने उनका हवाला दिया। वी कैन नॉट इग्नोर कि वहाँ पे मैसिव तरह की इंस्टीट्यूशनल रिगिंग की एलिगेशंस भी हैं कि किस तरह इलेक्टोरल रोल्स की तब्दीली की गई। तो हम इतना क्लियर कट मेरा नहीं ख्याल कनेक्शन बना सकते हैं कि जो मोदी की नफ़रत है मुसलमानों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी वजह से वो जीत रहे हैं ये इलेक्शंस। ख़ासतौर पे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन तो बहुत से सवालात हैं जो उनको कंट्रोवर्शियल बनाता है। तो ओवरऑल अलीना, आई थिंक हमने बहुत बात की है कि भारत की एक और बहुत तशवीशनाक चीज़ है कि वो इजराइल से बहुत करीब भारत के ताल्लुकात हो रहे हैं। उसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए? भारत में अपनी इंटरनल सिचुएशन मुसलमानों माइनॉरिटीज़ के साथ क्या है, ये भी बहुत तशवीशनाक है। लेकिन ऑल दैट सेड, भारत है हमारा एक नेबरिंग स्टेट, एक पड़ोसी मुल्क, और जो बात इन्होंने भी की कि हमने एक कल्चरल टाइज रहे हैं हमारे, उनको भी नहीं भुलाना चाहिए। पाकिस्तान में भी मैं देखती हूँ एक बहुत सी अहम जो इंडियन लीगल वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इंडियन जो अखबारात हैं वो ब्लॉक्ड हैं, बैंड हैं। कुछ मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं बनाना चाहिए। ये छोटे छोटे इकदाम हम ले सकते हैं, क्योंकि हम देखें इंडियन मीडिया के क्लिप्स कितना यहाँ पे टीवी मीडिया के बार बार, वो इंडियन मीडिया इंडिया में इतना डिस्क्रेडिटेड है, उनकी वहाँ पे कोई नहीं सुनता। आप उनके देखें जो पोल्स होते हैं, नज़र आता है ना उनके TRPs है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है। आप उनके व्यूज़ यूट्यूब पे देख लें, उनके हार्डली व्यूज़ हैं। लेकिन हम इंडियन मीडिया के क्लिप्स देख के यहाँ बहुत ये समझते हैं कि इंडिया जो है, हमसे सब इंडियंस नफरत करते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल सोबर डिस्कशन होती है, एनालिसिस होता है, जो उनके अखबारात हैं वो यहाँ पे बैंड हैं। तो कुछ मेरा ख्याल है ये ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो लोगों के बीच में हैं
वो हम कम कर सके अपनी तरह से, उसमें कुछ इकदाम लेने कोई बुराई नहीं है। इसको इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए। इससे अगर कल को भारत फिर से पाकिस्तान पे अटैक करता है, हमारी डिफेंस में कोई कमजोरी नहीं पैदा हो जाएगी अगर हम इस तरह के इकदाम लें। तो आई थिंक ये दोनों तरफ होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशंस खुली रहनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स इमीडिएटली पॉलिसी में तब्दीली तो नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों तरफ कई दफा इस तरह होता है। इवन ये जंग के बाद भी पाकिस्तान ने कदरे खुले जहन का मुजाहिरा किया, लेकिन भारत की तरफ से खासकर जो बड़ी सख्त आवाज़ें हैं, सख्त हिंदुत्व एजेंडे को टो करती हैं, वहाँ से हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत को डिसमिस किया गया। उमर चीमा साहब, आप इस बयान की अहमियत क्या ले रहे हैं, इसके असरात, और ओवरऑल ये पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? लीना, मैं तो इस बयान को बहुत अहम ले रहा हूँ। मैं इसको बहुत अहम समझता हूँ इस बयान को। ये इसी तरह है कि जैसे कोई पाकिस्तान ने कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो इंडिया के हवाले से, तो जो एक एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप उसको अपीज करें या उनसे आप एक बयान दिलवा लें, तो यानी मैं उसको इस तरह से समझ रहा हूँ कि अगर तो पाकिस्तान में कोई भारत मुखालिफ जो एक फाकिश एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से बयान आ जाना, तो वो इस चीज की अलामत होती है कि आपने उनको एतमाद में लिया हुआ है। तो जो आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल है, जो कि उनकी एक नजरियाती बुनियाद की एक निशानी है कि जो बीजेपी है, बीजेपी एक एक्सटेंशन है आरएसएस की, तो उसकी तरफ से बयान आना और वो मोदी के बहुत करीब समझा जाता है, तो लिहाजा उसकी बात को मैं तो बहुत अहमियत देता हूँ। एक बात, दूसरा इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि मैं अहमियत क्यों देता हूँ। 17 अप्रैल की बात है कि हिंदुस्तान टाइम में एक स्टोरी छपी और काफी डिटेल स्टोरी थी। उन्होंने कोई एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि पिछले साल मई से लेके अभी तक कोई 4-5 मीटिंग हो चुकी हैं और 2 तरह की मीटिंग है। कोई जो है वो सेमी ऑफिशियल्स भी थी कि जिसमें कुछ सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग भी शामिल थे, और कुछ जो है वो जिस तरह को रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, यानी कि तमाम जो रिटायर्ड कम्युनिटी है उन्हीं के लोग थे। तो इस तरह की 4 मीटिंग हुई, लंदन में हुई, दोहा में हुई, एक ओमान में हुई, एक मेरे ख्याल थाईलैंड में हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कि कोई वैसे कोई इटर्नल ऑप्टिमिस्ट मैं हूं नहीं कि कोई दायमी किस्म की मीटिंग लगाए बैठूं, लेकिन मैं जब इन चीजों को इस तनाज़ुर में देखता हूँ कि जो चीजें पहले हो रही हैं और एक हार्डलाइन एक हॉकिश लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई एक ग्राउंड हमवार हो रही है। अच्छा। कि जैसे वो कोई बीजेपी कोई ऐसी अनाउंसमेंट करने जा रही है जो कि सिर्फ ये यकतरफा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीजेपी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट होती है तो दोनों साइड पे इस हवाले से एक आमादगी पाई जाती है, रजामंदी होगी तो तभी आगे बात चलेगी। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एक पैसिफाई करने के लिए ये काम किया और ये चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो ओवरऑल वार के हवाले से या उसके बाद जो परसेप्शन बनी या जो हकाइक हम तक पहुंचे उसमें पाकिस्तान विनर है। पाकिस्तान का डायलॉग में जाना पाकिस्तान के लिए कोई या मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिटिकली इसका फायदा है, नुकसान नहीं है। इवन पब्लिक परसेप्शन लेवल पे इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात में जाएंगे। इंडिया के लिए इस टाइम प्रॉब्लम है, तो लिहाजा अगर इंडिया ये स्टेप लेता है तो उनके पार्ट पे ये एक ज्यादा डेयरिंग स्टेप होगा, उनको ज्यादा एक मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कोई उस हवाले से कोई एक ज़हन साजी की कोशिश है, यानी जो स्लैंग अल्फाज में टर्म्स में जो हम कहते हैं माइंड बनाने की कोशिश की जा रही है, सोच ज़हन साजी को लिया, यानी कि वो अपने जो एक हार्डलाइनर लीडर की तरफ से और उनका जो सेक्रेटरी जनरल है वो यानी कि वो पार्टी का एक तरह का समझें कि सबसे बाइख्तियार शख्स होता है। यानी कि वो जो अगर कोई प्रेसिडेंट भी हो तो प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियारात नहीं होते। यानी इसको जाती व्यूज नहीं कह सकते, इसको हम ओवरऑल आरएसएस की एक वही कहेंगे, सोच कहेंगे।
अगर तो जो इस टाइम इंडिया में मामला चल रहे हैं, अगर उसी सारी तनाज़ुर में गुफ्तगू होती तो उसको तो कोई 2-3 पाकिस्तान के मुखालिफ बड़े बड़े बयान देने चाहिए कि वो उसकी इस टाइम उनके लोग सुनना चाहते, उसको इस टाइम अमन की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो अमन की बात कर रहा है तो इसके पीछे कुछ एफर्ट्स मुझे नजर आ रही हैं कि कोई इस हवाले से कोई देयर इज समथिंग इन प्रोग्रेस। चीमा साहब, जितना बैड ब्लड हुआ है इस एपिसोड के बाद पहलगाम वाली, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इतनी एपेटाइट है खासकर भारत के अंदर कि मिलकर बैठकर आगे मामला चल सकते हैं? देखिए, इनके बात यह है कि आपने एक एपेटाइट भी होती है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी है ना। इनके इस टाइम जो इंडिया को लग रहा है कि जैसे वो कॉर्नर हुआ हुआ है ना हर तरफ से, और पाकिस्तान जो है वो उसको हर मुहाज पे उन्हें एक फतह हो रही है, खासतौर पे खारजा मुहाज पे जो हमारी एक स्टैंडिंग है वो इस टाइम इंडिया से बेहतर जा रही है। तो यानी कि वो उनको उनके ख्याल में या उनके लोगों को ये अंदाजा होगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें तो शायद चाइना के साथ भी हमारे मामला खराब ही रहते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान के साथ बेहतर कर लें तो हमें कई लिहाज से फायदा है। और दूसरा यह है कि चूंकि उन्होंने एक अपना इमेज भी बनाया और ये है भी हकीकत के मामले से 4 गुना बड़ा मुल्क है, तो वो जब उसको हमसे शिकस्त होती है तो उसे और ज्यादा तकलीफ होती है। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ अगर उनके मामला ठीक होते हैं तो उन्हें फायदा ज्यादा है, नुकसान उन्हें कम। अच्छा, हम राय है आपकी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। शहजाद, कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 पहलू हैं। एक तो आपका जो बुनियादी सवाल भी है कि क्या बातचीत के जरिए पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल हल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हमने हमेशा वेलकम किया है। क्या अगर कोई इंडिया में कोई ऐसी वॉइस हो या पाकिस्तान में कोई वॉइस हो जो ये कहती हो कि बातचीत होनी चाहिए, दरवाजा खुला रहना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या ये बयान की इतनी अहमियत है कि कोई पॉलिसी लेवल पे कोई शिफ्ट, जैसे उमर चीमा तो ये राय रख रहे हैं कि शायद एक वाकई उनको नजर आ रहा है कि एक शिफ्ट हो रही है, वहां पे एक राह हमवार की जा रही है, या क्या हो सकती है अनकरीब। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट को हम इस तरह रीड कर सकते हैं कि जिससे कुछ बदल रहा है या अनकरीब बदलेगा। मैंने उसकी कई मिसालें आपको दी, जिसमें एक मेरे ख्याल से इजाफा रीमा ने भी किया कि एक तो जो अगर आप ब्लॉक वाइज पॉलिटिक्स भी देखें तो इस वक्त इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, वो मुकम्मल एक डिफरेंट ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान जिसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पे सवाल ये होते हैं, इन सब ममालिक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है इस वक्त। बट शहजाद, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस सब के चलते क्या ताल्लुकात, ये जैसे तिजारत की बात की जा रही है या दीगर पीपल टू पीपल राब्ते की बात की जा रही है, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, कहाँ की जा रही है? एक सेक्रेटरी जनरल का एक बयान देना, अपनी राय का इज़हार करना, जिसपे रीमा ने रिफ्लेक्ट किया कि आरएसएस की तो माजी में भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ उससे जो इंडिया की पॉलिसी है, जो बीजेपी की पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मेरा ये व्यू है कि वो अनकरीब चेंज नहीं होगी, बल्कि शायद अगले इलेक्शन तक भी चेंज ना हो सकता है कोई किसी किस्म का मिस एडवेंचर ही बल्कि इंडिया की तरफ से आपको देखने में आए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जैसे मैंने कहा, उड़ी के बाद उन्होंने अपने लोगों पे, उन्होंने अपनी सियासत में, उन्होंने अपने सिनेमा में, उन्होंने अपने मीडिया में बड़ी मेहनत की है इस बात पर कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को जो है उभारा जाए। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, उन्होंने इस पर एक पूरा बिल्ड किया है बीजेपी ने अपना एक नैरेटिव। मुझे नहीं लगता कि वो उस नैरेटिव के बरक्स जाकर कोई पॉलिसी शिफ्ट करेंगे, ना ऐसा हो रहा है, ना मुझे लगता है कि अनकरीब ऐसा होगा। पाकिस्तान ने, देखिए जैसे मैंने कहा, माजी में बड़ी गलतियां थी, लेकिन पाकिस्तान ने उड़ी के बाद भी क्रिकेट के जरिए जो सॉफ्ट सिग्नलिंग होती है वो क्या होती है, हमने क्रिकेट के जरिए कोशिश की, बार बार हम जाते रहे, चाहे वर्ल्ड कप खेलने हो या कोई और सीरीज हो, हमने उसको वेलकम किया, हमने उनको दावत दी। लेकिन आपकी राय में भारत की तरफ से ऐसा नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसकी बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। चीमा साहब को काउंटर ले लेते हैं ना इसके ऊपर, उनकी राय जरा मुख्तलिफ है। जी चीमा साहब, फील फ्री टू इंटरजेक्ट। आई थिंक इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशन की तरह लेके चलते हैं, टाइम महदूद है। जी चीमा साहब। देखिए अलीना, जो शहजाद बात कर रहे हैं ना एक ब्लॉक पॉलिटिक्स की, मेरे ख्याल है कि उस लिहाज से तो हमने इंडिया से बहुत कुछ सीखा है कि इंडिया में ये एक सलाहियत है और उन्होंने, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक टाइम जो मुख्तलिफ लोग जो कि आपस में लड़ाई चल रही होती है, उन दोनों साइड के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रख लेते हैं। हम अभी वो काम कर रहे हैं जो इंडिया करता है। तो इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, उन्हें अगर इंडिया के पास ऑप्शन हो कि वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान के साथ, तो वो किसकी तरफ जाएगा? वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा।
वो अभी जो उनके तालिबान के साथ भी उसे तल्लक बना रहा है, वो इसी चक्कर में बना रहा है कि नहीं चीमा साहब, जो हमारे गुस्से में शहजाद शायद कहते मैं किसी तरीके हैं, से शहजाद कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बड़ी सेट नजर आ रही है कि उनको ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, और ये मुख्तलिफ जगहों पर उसकी मैनिफेस्टेशन मिसाल है। अगर मैं साथ में ऐड कर दूं, अभी पिछले हफ्ते इंडिया ने ये फैसला किया, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल स्पोर्ट्स टाइज नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो टूर्नामेंट कोई इंडिया में क्यों ना हो। पाकिस्तान यानी कि वो इनवाइट भी नहीं करना चाह रहे। हाँ, कोई ग्लोबल इवेंट है जिसकी आपको पता है मजबूरी है, वो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं या कोई और गेम्स करवाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनकी एक मजबूरी है कि उसमें वो किसी मुल्क को जो है वो माइनस नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये अभी पिछले हफ्ते का ही फैसला है मेरे ख्याल से, जिससे मुझे क्लियरली, मुझे एटलीस्ट हुकूमती सतह पे पता है कि देयर इज नो चेंज उनकी देखिए शहजाद, बात ये है कि हम इधर बैठ के एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, ना आपके पास इंफॉर्मेशन है ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इवेंचुअली हम एक पैटर्न देख रहे हैं ना, हम एक पैटर्न देख रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एक स्पोर्ट्स, जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या वजारत खेल है, अगर कोई चेंज आ रही है, यानी कि मैं तो एक उसकी एक जो हार्डलाइन लीडर है उसके बयान को, उसकी तरफ से इस तरह का एक अमन का बयान आना मेरी नजर में अहम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चेंज आ रही है, आपको उसमें इशारा लगता है और बड़ा स्ट्रांग लगता है कि कुछ जो आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल है उसको ज्यादा पता होगा। मुझे यानी कि ये लगता है, मैंने आपको इसका कंटेक्स्ट भी बयान किया है कि पहले भी तो उनका बैक चैनल चल रहा है ना, या अगर हम माजी की बात कर लें, इतनी दफा ऐसा हुआ है कि जैसे बिल्कुल मुज़ाकरा अब लगता है कि जैसे जंगों के बाद भी रास्ते निकलते ही हैं। हाँ, दो लड़ने वाले जंगों के दरमियान भी रास्ते निकल रहे हैं। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान देख रहे हैं इतनी शदीद। लेकिन जो आप बात कर रही है अलीना, जस्ट वन सेकंड, कि उस पे तो कोई दो राय नहीं है कि बात के जरिए निकलता है। बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि क्या इंडिया में ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, एग्जैक्टली कोई चेंज इन सिचुएशन, कोई चेंज इन डायरेक्शन है या नहीं, उस पर हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, रीमा को शामिल गुफ्तगू कर ले। इंडिया में शहजाद इतनी देर से कोई चेंज नहीं आ रही, तो एक पहली दफा एक बयान आया ना, तो लिहाजा मैं तो इस वजह से उसको अहम समझ रहा हूँ। आप ये तो नहीं कह सकते इससे पहले भी कोई बयान आते रहे लिहाजा हमें इसको अहमियत नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली दफा ऐसा हुआ है। ठीक है सर, चीमा साहब, you've got your reasons. शहजाद साहब has his reasons. रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, अहमियत जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हो सकती है ना। मेरी नज़र में अहमियत इसलिए है क्योंकि दिस विल ओपन डोर्स इन इंडिया फॉर दोज पीपल जो इस तरह की बात करना चाहते हैं। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि आवाज़ें हैं जो पाकिस्तान के हक में या अमन की बात करते हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है, उनको खौफ दिलाया जाता है, उनको खामोश किया जाता है। तो अगर इस तरह की आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात की है तो इट माइट हेल्प इन ओपनिंग डोर्स फॉर सच कॉन्वर्सेशंस इन इंडिया। ये एक बहुत अहम बात है। इसकी वहाँ पे अगर इस तरह की एक डिस्कोर्स में आम हो जाए इस तरह की कॉन्वर्सेशन, उससे खुशाइंद जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी ये एक सिग्नल है कि हम कभी कभी इंडिया को एक बहुत स्वीपिंग ब्रश में पेंट कर देते हैं कि वहाँ तो सब चाहते ही पाकिस्तान की से दुश्मनी है, वहाँ तो वो चाहते ही पाकिस्तान को एनेक्स करना है, वो पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। हम बहुत एक्सट्रीम पोजिशंस ले लेते हैं। सो ये हमारे लिए भी अहम है समझना कि अगर आरएसएस की तरफ से ये बयान आ रहा है, वहाँ पे भी आवाज़ें हैं, लोग हैं जो इस तरह की सेंसिबल जो है वो बात कर सकते हैं। और हमें भी अपनी तरफ से आई थिंक पीपल टू पीपल कांटेक्ट उसको मजबूत करने की, उसकी अहमियत बार बार मीडिया पे उसको एम्फसाइज करने की जरूरत है जहां तक हम कर सकें। लेकिन वेदर दिस विल लीड टू पॉलिसी चेंज, आई थिंक उसमें बहुत से मराहिल है। पॉलिसी चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि मोदी या बीजेपी की भी यही पॉलिसी रहेगी फॉरएवर पाकिस्तान के बारे में। जंगों के बाद भी पॉलिसीज तब्दील होती है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी राह हमवार करने के लिए, फाउंडेशन सेट करने के लिए इस तरह की बातें जरूरी हैं इन माय ओपिनियन। साफी साहब काफी देर से खामोश है। देखिए, बयानात से ज़्यादा इक़दामात की अहमियत होती है। और फिर इक़दामात भी सवाल ये होता है कि वो किसी एक पार्टी या ग्रोह की तरफ से है या कि किसी हुकूमती ओहदेदार की तरफ से है। तो वो ठीक है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने पता नहीं किस तनाजुर में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है, लेकिन जो मजमूई इक़दामात हम देखते हैं अब, अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट है तो वो बिल्कुल अहमियत, रीमा ठीक कह रही है कि उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन उसका रास्ता किसने बंद किया है?
हाई कमिश्नर को किसने बुलाया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी अपने हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा। फिर इस दौरान जितने इक़दामात मुसलसल हुए हैं इंडिया की तरफ से, तो उसमें कोई एक इक़दाम भी ऐसा नहीं है, वो कश्मीर की हैसियत की तब्दीली का हो, वो या सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का हो, या अपनी कोई पॉलिटिकल ग्रुपिंग की हो कि वो इज़राइल के करीब क्यों जा रहा है, इस दौरान किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। जाहिर बात है कि उसकी तैयारियां पाकिस्तान स्पेसिफिक ही है हिंदुस्तान की, तो वो कोई एक कदम भी हुकूमत की तरफ से ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि जो CBMs के ज़मरे में आता हो और जिससे हम ये तवक्को कर सके कि शायद फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में। ये इंटरेस्टिंग है आपकी ऑब्जर्वेशन साफी साहब। जब हवा चलती है तो क्या इक़दामात या CBMs फिर लेटर ऑन शुरू नहीं हो सकते? आई थिंक रीमा कुछ कहना चाह रही हैं। जी ब्रीफली अलीना, मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि भारत से कंपेयर पाकिस्तान बहुत सेंसिबल, बहुत बेहतर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रही हैं, लेकिन कभी कभी हम ये भी बिल्कुल कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आशा भोसले, मैं मिसाल बार बार देती हूँ, मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। वो बैनुल-अक़वामी सतह पे, बड़े सगीर के सतह पे बहुत ही एक अहम आवाज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने उनको कमेमोरेट करने की कोशिश की, पेमरा ने उन्हें नोटिस जारी किया और एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ चली कि वो मुल्क दुश्मन हैं और भारत के करीब हैं। इसके अलावा मैंने आपको वेबसाइट्स जो ब्लॉक्ड हैं, बहुत से भारत के जो अच्छे सेंसिबल वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनके न्यूज़पेपर्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये वेबसाइट्स क्यों ब्लॉक्ड हैं? तो आशा भोसले की वफात पे उनके काम को सेलिब्रेट करना क्यों एक प्रॉब्लम बना? क्यों उसके खिलाफ जो है कैंपेन्स चली? तो कुछ मेरा ख्याल है भारत के तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए कि वहाँ पे कितनी नफरत फैलाई जा रही है रियासत की सतह पे, उनके मीडिया की सतह पे। लेकिन थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन हमें भी, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने अच्छी की हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाते हैं कि शायद वी आर आल्सो नॉट दैट ओपन। लेकिन हम यहाँ पर जो सोच की तब्दीली की बात कर रहे हैं ना, एक बड़ा, बल्कि इस वीकेंड के ऊपर ही एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। टोरंटो में एक कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पर पाकिस्तानी सिंगर और इंडियन सिंगर आए। यहाँ से हसन रहीम थे, वहाँ से तलविंदर थे। दोनों ने जब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म किया, तो इससे पहले जब कॉन्सर्ट्स हुए इस तरह के, तो हमने देखा कि भारत की तरफ से बड़ा बैकलैश आया। भारत ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया अपने जो परफॉर्मर थे उनको कि किस तरह से आपने पाकिस्तानी परफॉर्म। लेकिन इस दफ़ा जब दोनों मिले और गले में हाथ डाल के, तो भारत की तरफ से बैकलैश नहीं बल्कि इसको बड़ा सराहा जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पैमाने के। सो अगेन सवाल सवाल बनता है कि क्या वाकई में चीज़ें तब्दील हो रही हैं? क्या एक हवा चल पड़ी है कि वहाँ पर भी, यानी भारत में भी लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग अच्छे या बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं? वेल, हमारा पैनल इसके ऊपर इक्वली डिवाइडेड है। रीमा उमर साहिबा और उमर चीमा साहब ये समझते हैं कि अगर पॉलिसी शिफ्ट नहीं तो ज़रूर एक सोच की तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं, और ये RSS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका बयान बड़ा अहम इस सिलसिले में। लेकिन सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय हुकूमत की पॉलिसी है और जो इक़दामात अमली तौर पर लिए जा रहे हैं, उससे ऐसा मालूम नहीं होता। आप अपनी राय का इज़हार सोशल मीडिया पर करें और हमें बताएं कि आप किस तरफ हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और फिर यूट्यूब सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। यूट्यूब सवालात अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, तो ये दरख्वास्त करेंगे कि सारे अपने जवाबात महदूद रखें। उमर चीमा साहब, एहसन इकबाल साहब ने तजवीज़ दी है कि NFC अवार्ड में उन सूबों के लिए खसूसी मराहत रखी जाएँ जो आबादी में इजाफे को मौसर तरीके से कंट्रोल करेंगे। क्या ये तजवीज़ मौसर साबित हो सकती है? जो एक कंसेप्चुअली तो अच्छा है, लेकिन मुझे उनकी बात तो समझ नहीं आई कि क्या वो किस सूबे की बात कर रहे हैं या हमारे पास क्वालिटी एग्जांपल है। अगर वो पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में क्या कोई आबादी को की रोकथाम के हवाले से कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं या कोई और सूबा ले रहा है? तो ऐसी कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो मेरी नज़र में तो नहीं है। शायद वो ये एक इंसेंटिव देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कि अगर यानी कि उनको अगर आबादी को कंट्रोल करते हैं तो जो भी सूबा करेगा उसको एक फंड्स का इंसेंटिव होगा। तो अगर इस तनाज़ुर में भी देखा जाए तो मेरे ख्याल अच्छी तजवीज़ है, यानी कि कोई लोग इंसेंटिव में बड़े काम कर जाते हैं,
तो चलें पैसे के चक्कर में वादी लोग कंट्रोल कर लेंगे, सूबे अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। ये आई थिंक इट्स जो एक वेलकम प्रपोजल है, वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन आपको लगता है मज़ीद डिटेल्स की ज़रूरत है, ऐसा ही जो मैं आप जी हूँ, राइट? ठीक है जी। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा ने दहशतगर्दी के मामले पे आज असम्बली के अंदर इजहार ख़याल किया। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो अफ़गानिस्तान से जारहियत हो रही है वो बंद ना हुई तो जैसा दिल्ली के साथ हुआ है 1 साल पहले वही काबुल के साथ किया जाएगा। आपकी इस बयान के ऊपर आए? नहीं, एक तो मेरे ख्याल में दिल्ली में और काबुल में बहुत फ़र्क है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, जबकि अफ़गानिस्तान हमसे छोटा मुल्क है। दूसरी बात ये कि हमारे जो तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो हिंदुस्तान के साथ हमारे नहीं रहे हैं। लाखों की तादाद में अफ़गान पाकिस्तान में रहते रहे हैं और अब भी रह रहे हैं। तो एक तो इन हवालों से दोनों में फ़र्क है। फिर तीसरी बात ये है कि वहाँ पे हिंदुस्तान हर मामले में पहल कर चुका है। अगर हमारी रिसेंट भी जंग हुई है तो उसमें हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगा के और हमारी तहकीकात के मुतालबे को रद्द करके एकतरफ़ा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पे मामला इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि 2007 में जब टीटीपी बनी तो उस वक़्त से टीटीपी के अमीर के लेटर पैड पे एक तरफ लिखा होता था कि अमीर हकीमुल्लाह महसूद और दूसरी तरफ लिखा होता था अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर। तो उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को छुपाए नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तानी रियासत अफ़गान तालिबान को लाइक करती रही और अफ़गान तालिबान के फ़तह पे बाकी लोगों के अलावा ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। तो इस मामले में एक पास्ट भी है हमारी। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो टीटीपी के लोग हैं वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी साइड पर भी वो सरगर्म अमल है। और आपने पिछले हफ्ते में, चूँकि टीवी पे कवरेज नहीं होती, लेकिन पिछले 3 दिनों में 3 कार्रवाइयाँ हुई। सराय नौरंग में दर्जनों की तादाद में लोग मारे गए। उससे पहले बनू में जो वाक़या हुआ, खुशालगढ़ का वाक़या हुआ। तो ये भी एक पहलू है इस मामले का। अब बॉर्डर तो बंद है और काफ़ी अरसे से बंद है, तिजारत के लिए भी बंद है, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। शहजाद, लाहौर में एक मुबैना तौर पर रिपोर्ट हो रहा है वाक़या, कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गोली या जहर के ज़रिए मुबैना तौर पर कुत्तों को तल्फ़ कर रही है। आपकी इसके ऊपर राय? आई मीन इतने सारे तरीके मौजूद हैं कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए या उनको न्यूट्रल करने के लिए, तो फिर भी लाहौर में क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा अलीना, मुझे नहीं लगता एक तो कि ये मुबैना तौर पर है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट, आज भी ये डॉन अखबार की खबर थी कि लाहौर हाई कोर्ट को अश्योरेंस दे दी गई थी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से कि अब हम जो है वो वैक्सीनेशन के जरिए इनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करेंगे, या जो रेबीज का डिजीज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वहां पे उन्होंने बाकायदा अश्योरेंस दी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं। और सोशल मीडिया तो खैर भरा पड़ा हुआ है बहुत सारी वीडियोस से। मुझे नहीं पता कि तमाम वीडियोस दुरुस्त है, इसी वक्त की है, या कोई पुरानी वीडियोस है, या किसी और मकाम की वीडियोस है। लेकिन जो भी वीडियोस है, दिल देख कर दिल बहुत खराब हुआ है। यानी मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, लेकिन मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या जो थोड़ी बहुत रिसर्च की इस पर मैंने, ये वैसे ही कहा जाता है कि जो कलिंग का तरीका है वो एक तो अनएथिकल है, इनइफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। उससे आप लॉन्ग टर्म इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते इनकी पॉपुलेशन को, ना कि रेबीज को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे बहुत बेहतर तरीका वैक्सीनेशन का है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एश्योरेंस दी गई है कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और किसी भी हुकूमत को जो है आज के दौर में
इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ये क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन दिल तो यही चाहता है कि इस तरह के एक्ट भी क्रिमिनल एक्ट हो ना, कि यानी कि आप किसी बेकसूर जानवर को जो है वो वैसे ही मार दें, और सिर्फ इस बेसिस पे कि ये रेबीज फैला सकते हैं, जबकि ये पता है आपको भी और हमें भी कि हर स्ट्रे डॉग जो है वो नहीं रेबीज का डिजीज फैला सकता। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इस पे फौरी तौर पे हुकूमत पंजाब को एक्शन लेना चाहिए कि बेहतर तरीके अडॉप्ट करें। अभी कुछ अर्से पहले मुझे याद है मुर्तज़ा वहाब साहब का ये स्टेटमेंट था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हम कुत्तों को कैलिंग करते हैं तो एक जो है तबका है उसको परेशानी होती है, हम वैक्सीनेट करते हैं तो दूसरे तबके को परेशानी होती है, तो हम क्या करें? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें, क्योंकि ये भी एक मसला है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो खतरा बनते हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, काटने के वाकयात आते हैं, और फिर हमारे यहाँ तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में होती है, उसकी शॉर्टेजेस हो जाती है। अच्छा, तो इस तरह के बल्कि issues हैं कराची जिसको में एड्रेस करना है। एब्सोल्युटली, आपको याद होगा कराची में कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ा मसला था, और अक्सर इस तरह से काट रहे थे। फिर उसके बाद ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध ने न्यूटर करने शुरू किया और वैक्सीन लगाने शुरू की इन कुत्तों को, खासकर ये जो डिफेंस और सीव्यू के अराउंड थे काफ़ी बड़ी तादाद में। लेकिन शहजाद, उस वैक्सीन का और न्यूटर करने का ये भी कहा जाता है कि उसके बाद वो काटते नहीं हैं या वो ज़्यादा वायलेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों को काट लेते हैं या रेबीज फैले गया, वो भी नहीं होता, देयर काम डाउन। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि या एग्जैक्टली यही इसीलिए न्यूट्रल इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस देखनी है तो कई ममालिक ने इसी को अडॉप्ट किया है, और कलिंग बिल्कुल एक आउटडेटेड, इनइफेक्टिव और जैसे मैंने कहा एक अनएथिकल जो है वो तरीका रह गया, लेकिन पता नहीं क्यों हम इसको अभी भी जो है वो जारी रखे हुए हैं। अच्छा, हम वैसे खासकर पंजाब में बड़े बाहर के ममालिक से लेते हैं, तो अगर आप बाहर के ममालिक में खासकर तुर्की में देखें तो वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ ऐसे सड़कों पर आपके साथ फिर रहे होते हैं, बड़े आराम से कुत्ते बैठे होंगे, कोई आपको तंग नहीं करेगा, अपना जो उन्होंने काम करना है, अगर उठ के भी अगर सोए नहीं हुए तो उठ के भी आपके साथ टेबल पर आके बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहता। वो इसी तरह से या न्यूटर किया जाता है या उनको वैक्सीनेट किया जाता है, और देयर आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लोग भी कंडीशन हो जाते हैं उसी तरह से, और जानवर बड़े आराम से, अगर आप उसे कुछ ना कहें तो वो रहता है। वेल, वी होप जी कि इसके ऊपर देखा जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। अभी हमें प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।